Hello students, myself Dr. यशराज परदेशी, डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स, अबाउट साइटोस्केलेटन एंड सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो राइबोसोम्स दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देखे थे, वैसे यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अटैच होते हैं राइबोसोम। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं। दीज आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm as well as in mitochondria and chloroplast as well as attached to rough endoplasmic reticulum. They were first observed as dense particles by George Palade in 1953. Therefore, they are also called as Palade particles. These are composed of RNA, that is ribonucleic acid, and proteins, and they are non-membranous. याद रखना, वो प्रोटीन से बने होते हैं और वो नए प्रोटीन्स तैयार भी करते हैं, जो हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। फिर मैंने यहाँ लिखा है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम होता है, ATS टाइप। S इज स्वेडबर्ग यूनिट। जैसा आप जानते हो, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के वक्त पढ़ा था स्वेडबर्ग यूनिट। इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इट इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। ATS के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज 60S और स्मॉल 40S। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम से अटैच होते हैं वो भी होते हैं ATS। और जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम से अटैच होते हैं वो होते हैं 70S, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे। तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का स्प्लिट 50S लार्ज सब यूनिट और 30S स्मॉल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ATS और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ATS। तो आप ये NCERT के पेज नंबर 136 से पढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट्स न्यू कमर्स है, उन्होंने साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमने राइबोसोम्स का डिस्क्रिप्शन दिया था वो भी इसके साथ आप वीडियो स्टडी कर लेना। ठीक है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे कॉज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अभी हम देखते हैं अबाउट साइटोस्केलेटन। तो पॉइंट नंबर 31 पर आप देख सकते हो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट आर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स? इट इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? फिलामेंट लाइक, लंबे प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। दे हेल्प इन मेनी फंक्शंस लाइक दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, दे हेल्प इन मोटिलिटी दैट इज मूवमेंट एंड ऑल्सो इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। अभी आपको याद रखना है, NCERT में जो नहीं मेंशन किया है वो मैं यहाँ पर नोट्स के जरिए आपको सिखाता हूँ। 3 टाइप के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स बने होते हैं प्रोटीन ट्यूबुलिन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को। तो माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? एक्टिन। तो बेटा आप लिख देना, एक्टिन इज अ प्रोटीन, जो हमारे मसल सेल में भी होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। Microtubules are made up of which protein? Protein tubulin, which is composed of 13 microfilaments. Okay, तो tubulin it's a large protein, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर intermediate filament, they are nearly solid unbranched filaments made up of variety of proteins. अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जैसे केराटिन फिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स। आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के टाइप्स, कुछ टाइप्स मैं आपको बताता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, आप लिख सकते हो। केराटिन फिलामेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ केराटिन फिलामेंट। फिर न्यूरोफिलामेंट, जो नर्व सेल्स में रहते हैं। फिर ग्लियल फिलामेंट और हेटेरोजीनस फिलामेंट। तो ये रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पढ़ते वक्त हम पढ़ने वाले हैं।
अबाउट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो मेनली काम क्या है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का? मैकेनिकल सपोर्ट देना, कुछ हद तक मोटिलिटी में मदद करना और शेप मेंटेन करना सेल का। ठीक है, तो आज हमने दो पार्ट्स पढ़े, दैट इज राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। तो अभी हम पढ़ते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दे अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी क्या है ये हम जब सेंट्रियोल पढ़ेंगे जब आपको समझेगा। सेंट्रियोल नाम का जो सेल ऑर्गेनेल रहता है उससे तैयार होता है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से तैयार होते हैं सिलिया और फ्लैजिला। तो आप ये फ्लो चार्ट याद रखना, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजिला। दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो दे आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। जैसा हमने राइबोसोम पढ़ा वो नॉन मेम्ब्रेनस था, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा वो डबल मेम्ब्रेन था, वैसा सिलिया और फ्लैजिला दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। Their core is called axoneme. Axoneme has number of microtubules running parallel to the long axis. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उनकी कोर को कहते हैं, उनके सेंट्रल पार्ट को कहते हैं एक्सोनिम, विच possess a number of microtubules running parallel to the long axis. Axoneme has 9 pairs of doublets. जैसा मैं यहाँ बताता हूँ, आप देख सकते हो 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स। ठीक है, तो एक्सोनिम में क्या है 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी ए बी। ठीक है, ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन से वो बने होते हैं। दो नाम देते हैं, एक को ए जो कंप्लीट है आप देख सकते हो, और बी जो ए से जुड़ा है। तो दीज आर कॉल्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज डबलेट्स। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से डबलेट्स। तो कितने हैं ये आप काउंट कर सकते हो, दे आर 9 पेयर्स। ओके, सो देर आर 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स। तो आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एंड दे आर रेडियली अरेंज। आई विल रिपीट, कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम. एक्सोनिम हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. हम इसे डबलेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो टाइप के उनमें प्रोटीन है, ए और बी. ठीक है, और रहता है पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो मैं यहां मार्क करके आपको बताता हूं. दिस इज सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये है दो. ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल, दैट इज दे आर इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड सिंगलेट, दे आर कॉल्ड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने? 9 पेयर्स, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल 2. इसलिए इनके अरेंजमेंट को कहेंगे हम 9+2, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 9+2. तो अगर आपको नीट में सवाल आता है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सिलिया एंड फ्लैजिला इज डैश, तो आप क्या टिक करोगे? 9+2. व्हाट इज 9? 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स एंड 2 सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ज्वाइन हो रहे हैं. यहां पर आप देख सकते हो दे आर ज्वाइन बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रिज, एंड दे आर इनक्लोज बाय, ये रेड कलर का आप देख सकते हो, सेंट्रल शीथ. सो द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज इनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीथ which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by radial spokes. तो अभी मैं आपको बताता हूँ. आप ये देख सकते हो जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये these are radial spokes. तो कितने radial spokes है? 9. ठीक है, तो रेडियल स्पोक्स किससे जुड़ रहे हैं? ए नाम के प्रोटीन से या बी? दे आर जॉइनिंग द प्रोटीन नेम ए. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अबाउट रेडियल स्पोक्स. हाउ मेनी रेडियल स्पोक? 9. दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स. ओके, फिर आप देख सकते हो जो डबलेट्स रहते हैं दे आर जॉइंड बाय इंटर डबलेट ब्रिज. ठीक है, तो ये है इंटर डबलेट ब्रिज. तो इंटर डबलेट ब्रिज को लिंकर्स भी कहते हैं.
दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकर्स। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इंटर फिर आपको याद रखना है इंटर डबलेट ब्रिज आर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन कॉर नेक्सिन। यहां लिखता हूं मैं NEXIN। ठीक है, नेक्सिन प्रोटीन से बने होते हैं ये ब्रिज। और आप याद रखोगे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो डबलेट्स है या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो बने होते हैं प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। तो मैं रिवाइज कराता हूं बेटा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, interdoublate bridge are made up of protein called nexin. Okay, exonym is also proteinaceous. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। व्हाट इज द अरेंजमेंट 9+2। और सीलिया और फ्लैजिला किससे इमर्ज होते हैं? फ्रॉम बेसल बॉडी। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रल शीट भी हमने पढ़ा, रेडियल स्पोक और लिंकर्स दैट इज इंटर डबलेट ब्रिज भी हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बाहर का, तो आपको पता होना चाहिए बेसल बॉडी को काइनेटोसोम भी कहते हैं, रूटलेट्स, बेसल प्लेट और शाफ्ट। एक अलग सेक्शनल व्यू में ये पार्ट्स सीलिया और फ्लैजिला के दिखते हैं, आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए। आई विल रिपीट, बेसल बॉडी और काइनेटोसोम, रूटलेट्स और बेसल प्लेट और शाफ्ट, सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल में ये नहीं पूछते, लेकिन हमने जैसे आपको पढ़ा दिया है ताकि आपको KVPY में भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, KVPY एग्जाम में। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, अबाउट 300 to 14,000 पर सेल। फ्लैजिला अबाउट 1 to 4 पर सेल। सीलिया शॉर्टर होते हैं, फ्लैजिला लॉन्गर। सीलिया की मूवमेंट होती है, दे बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। फ्लैजिला दे बीट इंडिपेंडेंटली। सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन इन वेरियस एनिमल्स। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप द फूड, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। हमारे ट्रकिया में भी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल रहते हैं जो हम टिश्यूज़ पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। हमारे नोज़ में भी वो रहते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर दे ऑल्सो हेल्प इन इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे पैसेज ऑफ द फीमेल गैमेट इन द फैलोपियन ट्यूब, जो हम 12th में पढ़ेंगे। उसमें भी सीलिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज फीमेल गैमेट दैट इज ओवम इज नॉन मोटाइल। तो आई विल रिपीट, दे हेल्प इन लोकोमोशन इन वेरियस एनिमल्स, टू ट्रैप द फूड, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑल्सो इन इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, फिर वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में भी मदद करते हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म, सीलिएटेड प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, उनमें सीलिया होती है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट में फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला का काम लोकोमोशन जस्ट लाइक सीलिया, और वो वाटर कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस नाम के एनिमल्स में जो वाटर कैनल सिस्टम होती है वो ऑपरेट होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उनमें, और उन सेल्स पर होती है फ्लैजिला, और वो सिस्टम जो वाटर कैनल सिस्टम होती है स्पॉन्जेस नाम के एनिमल्स में, इट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो बेटा जब हम वेरियस एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शंस आपको वहाँ पर अप्लाई करने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं सीलिएटेड सेल्स, जैसा मैंने कहा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फिर फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो हैविंग सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। ठीक है, अभी के लिए आप उनका स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन याद रखो, दैट इज मूवमेंट। और कौन लॉन्गर होता है? फ्लैजिला। सीलिया आर शॉर्टर। सो सीलिया वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मतलब जैसा बोट चलाने के लिए, नाव चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, या जैसा वो वुडन का एक बड़ा लकड़ा रहता है जिसके मदद से बोट को स्टीयर किया जाता है, सो दैट आर ओर्स। ठीक है, सो मेनली सीलिया और फ्लैजिला का फंक्शन है मूवमेंट। ये स्ट्रक्चर बेटा आपको अच्छे से एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 से रिवाइज करना है। ठीक है, याद रखना है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से।
फिर आपको ये जो छोटे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, जो 5 स्ट्रक्चर्स है जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दीज आर आर्म्स। ठीक है, सो दीज आर आर्म्स। ये भी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आर्म्स बने होते हैं डाइनिन प्रोटीन से, जो हमने नोट्स में मेंशन किया है। ठीक है, डाइनिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, DYNEIN। ये भी इम्पोर्टेंट है, दे हेल्प इन मूवमेंट। तो डाइनिन प्रोटीन, ट्यूबिलिन प्रोटीन, नेक्सिन प्रोटीन आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिलिया एंड फ्लैजेला। अभी आपको अपना जो NCERT है, साथ ही साथ नोट्स, उसको अच्छे से मर्ज करके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होने वाला है कंप्लीट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। ठीक है, कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।